हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो सभी लोग आ जाइए, शुरू किया जाए आज की क्लास। और ये सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान की आपकी ये क्लास अभी होने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होगा, जहां हम लोग देखेंगे 50 महत्वपूर्ण सब प्रश्न और इससे संबंधित और भी लगभग आपको 100 से 200 सवाल अभी और आपको बताया जाएगा। तो लगभग 200 से 250 सवाल यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। डेली आपकी क्लास चल रही है और ये टेस्ट नंबर आपका 33 होने वाला है दोस्तों। तो फटाफट सभी लोग आ जाइए, शुरू हो रही है 3 बजे से। डेली ये 3 बजे क्लास होती है और हमारी एक क्लास और चल रही है रात में 9 बजे से, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी सीरीज को कर रहे हैं, है ना। आपका सोशल साइंस एनसीईआरटी सीरीज 6 to 10 चल रहा है आपका। तो उसमें भी हम लोग ज्योग्राफी कर लिए हैं, हिस्ट्री कर लिए हैं। सभी का पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप में। ये नंबर है जहां आपको पीडीएफ प्राप्त हो सकता है। तो ये नंबर हमारा नोट कर लीजिएगा, 7857824310। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर बात कर सकते हैं। यही नंबर आपका सब चीज़ है। 3 बजे से दोस्तों आपकी डेली क्लास होती है। गुड आफ्टरनून जी, सभी लोग आ जाइए जल्दी से। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों। ये टेस्ट नंबर है आपका 33। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका 50 और 50 से संबंधित सवाल आपका कम से कम 100 प्लस और भी आप लोग को हम बताने वाले हैं, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, है ना दोस्तों। तो चलिए जी, आ जाइए सभी लोग। एक बार वीडियो को लाइक कर देना है सभी लोगों को, है ना। एक बार वीडियो को लाइक कर देना है जी सेशन को। ये है आपका व्हाट्सएप नंबर जहां आपको मिलेगा पीडीएफ नोट्स बिहार शिक्षक बहाली आपका 1 to 5 और 9-10 की आपकी यहाँ पर तैयारी चल रही है। ये फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर यही है। अभी इसमें मात्र 499 दोस्तों चार्ज है, जहां आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा। पीछे जितनी क्लास हुई है वो भी आपको मिल जाएगा। यही नंबर है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर। तो एक बार आपको मात्र 1 टाइम 499 का इसमें चार्ज लगेगा। आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जो भी पे करेंगे इस नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट लेकर के हमें व्हाट्सएप कर देंगे। आपका जो भी व्हाट्सएप होगा उससे कर सकते हैं व्हाट्सएप। पेमेंट आप किसी भी नंबर से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किन्हीं से करवा सकते हैं। और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है, जहां आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और आपको प्रीवियस वाला सारे सवाल आपको मिल जाएंगे दोस्तों। सारे क्वेश्चन और सारे नोट्स वगैरह आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए देर न करते हुए आज का पहला सवाल, है ना। आज का पहला सवाल है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है दोस्तों। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है उसका नाभिक होता है। फटाफट आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलना है ना, कमेंट करते चलना है। कमेंट करने से ये होगा कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। गलत होगा तो पता चलेगा कि हाँ मैंने गलत जवाब दे दिया। एक जवाब इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो नाभिक हो जाएगा दोस्तों। एक प्रश्न है कि कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं? बताइए तो, किन्हीं को पता है कोशिका का ऊर्जा घर? जी हाँ दोस्तों, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है जी? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। इसको कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा घर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नोट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हम चलते हैं, अगला प्रश्न है दूसरा नंबर। प्रश्न कह रहा है कि अम्लीय विलयन में फिनोल्फथालीन का रंग कैसा होता है? तो अम्लीय विलयन में दोस्तों फिनोल्फथालीन का रंग जो होता है वो कैसा होता है? तो ये जल्दी से बताइए। रंगहीन होता है, पीला होता है, नारंगी होता है, गुलाब होता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों रंगहीन होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। और बहुत सारे लोगों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न हम चलते हैं आपका 3 नंबर कि बच्चे का लिंग निर्धारण किसके निर्धारण से होता है? बच्चे का जो लिंग है वो किससे निर्धारित होता है दोस्तों? पिता के क्रोमोसोम से, पिता के गुणसूत्र से, या माता के गुणसूत्र से, या फिर पिता के रक्त समूह से, या माता के RH कारक से? तो लिंग जो निर्धारित होता है कि मेल है या फीमेल है, तो ये निर्धारित होता है दोस्तों पिता के गुणसूत्र से, ठीक है। पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आपका, ठीक है जी। याद रखिएगा, मनुष्य में टोटल कितने गुणसूत्र हैं? तो टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र है ना। कितने जोड़ी है? तो 23 जोड़ी है। और टोटल कहे तो 23 दूनी 46 गो है, ठीक है जी। याद रखिएगा, है ना, 23 दूनी 46।
महिलाओं में जो होती है 23वीं जोड़ी, है ना, 23वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होती है वो XX गुणसूत्र की एक जोड़ी होती है, और पुरुषों में दोस्तों XY गुणसूत्र होती है 23वीं जोड़ी, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर कि वायवीय श्वसन क्या होता है दोस्तों, बताइए वायवीय श्वसन क्या है जी। तो ऑप्शन आपके दिया गया है 4, बताइए क्या होगा वायवीय श्वसन। आपको ऑप्शन पढ़ाना है, उसके बाद जवाब देना है खुद से। 4 का आंसर क्या होगा, तो वायवीय श्वसन हो जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को ही वायवीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, अवतल लेंस प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाला प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। कहाँ से निकलेगी दोस्तों, अपवर्तन के बाद, ये आपको बताना है। ठीक है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी, तो कहाँ से, तो ये निकलेगी दोस्तों आपका ऑप्शन है मुख्य फोकस से होकर, बिना किसी विचलन के मुख्य अक्ष के समानांतर, या वक्रता केंद्र से होकर। तो आपका इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 5 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मुख्य अक्ष के समानांतर, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर जी। हम चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निमोनिया, जी हाँ बहुत बार पूछा गया सवाल है कि निमोनिया जो है ये किसके सूजन के कारण होता है दोस्तों, है ना। तो निमोनिया है किसके सूजन के कारण होता है, मस्तिष्क, हृदय, यकृत या फिर फेफड़ा। तो निमोनिया किसके सूजन के कारण होता है, फटाफट जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। और वीडियो को भी लाइक करते चलना है, शेयर करते चलना है जी, ठीक है ना। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, निमोनिया जो होता है फेफड़ा, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, फेफड़ा के सूजन के कारण होता है निमोनिया, है ना। और मेनिंजाइटिस रोग किससे होता है, तो मेनिंजाइटिस जो रोग होता है वो मस्तिष्क के सूजन के वजह से, है ना। मेनिंजाइटिस जो होता है वो मस्तिष्क के सूजन के वजह से होता है, ये भी आपको याद रखना है ना। और शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अगर मतलब कि बढ़ जाएगा, है ना, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण क्या होता है, हृदयाघात होता है, ये भी याद रखना है। हृदयाघात कैसे होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से। अगर अल्कोहल अगर अधिक प्रयोग करते हैं ना, अल्कोहल यानी कि दारू, जो अल्कोहल होता है अगर उसका अधिक प्रयोग करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, शरीर में यकृत में क्या होगा, सिरोसिस नामक बीमारी हो जाता है, ठीक है, यकृत संबंधी बीमारी होगा आपको, है ना। चलिए, निमोनिया का मुख्य कारण क्या है, निमोनिया मुख्य कारण क्या है, तो जीवाणु और विषाणु दोनों के वजह से। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। 7 नंबर सवाल है कि सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करते हैं, है ना। वो कौन सी गैस है जो सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। 7 का क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, वो है आपका हाइड्रोजन, है ना, जो सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करती है, ठीक है। नाइट्रोजन कैसा गैस है, तो नाइट्रोजन जो है एक रंगहीन गैस है और गंधहीन गैस है और स्वादहीन गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन आपका, ठीक है जी। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो 78% सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है आपका वायुमंडल में, है ना। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है वायुमंडल में, 21% ऑक्सीजन है आपका। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है ना, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए भाई साहब, अगला सवाल चलते हैं आपका 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। दाता, है ना, दाता माने देने वाला, ठीक है जी, दाता माने देने वाला। तो सार्वभौमिक दाता किसको कहते हैं, यानी कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको दे सकता है, तो वो निगेटिव हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका, ठीक है। वो निगेटिव जो है इसको सर्वदाता रक्त समूह के रूप में जाना जाता है, सभी को दे सकता है। और कौन सा रक्त समूह है जो सबसे ले सकता है, तो वो है आपका दोस्तों ए बी, है ना। ए बी जो है ये सबसे ले सकता है, इसको सर्वग्राही कहा जाता है, ठीक है, यानी कि सबसे ये ग्रहण कर सकता है, इसलिए सर्वग्राही इसको कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब आपको बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है,
तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है भाई साहब? रेटिनॉल ए की कमी से क्या होता है? तो आंखों की बीमारी यानी कि रतौंधी हो जाएगा आपका, ठीक है, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, है ना। और जो हमारा रक्त समूह है ए बी ओ, है ना, रक्त समूह कौन कौन है? ए है, बी है और ए बी है और आपका ओ है। तो ये जो रक्त समूह है इसके खोजकर्ता कौन है जी? तो इसके खोजकर्ता है कार्ल लैंडस्टीनर। कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर, याद रखिएगा, कई बार आ चुका है। कार्ल लैंडस्टीनर इसके खोजकर्ता है, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर है 9 नंबर है कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस में माना जाता है दोस्तों? है ना, किस रूप में माना जाता है? तो इसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या। जी हाँ, द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है, ठीक है जी। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए, एक एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है बताइए? तो एवोगैड्रो संख्या का मान कितना है? 6.022, है ना, 6.022 गुने 10⁻23, है ना। आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? सी नंबर। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर है 10। आयोडीन युक्त नमक कौन सा है? आयोडीन युक्त नमक ही हम लोग को खाना चाहिए, है ना। अगर आयोडीन नहीं खाइएगा तो आपको गलगंट बीमारी हो जाएगा, है ना, घेंघा बीमारी हो जाएगा, गला वाला घेंघा जो होता है बीमारी आपका। तो आयोडीन युक्त नमक कौन सा है? NaCl+Kl, और देखिए इधर ऑप्शन दिया गया है NaCl+KlO3 और ए और बी दोनों। तो क्या होगा भाई साहब? यहाँ पर देखिए ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। NaCl+Kl एवं NaCl+KlO3 ये दोनों हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ग्वाइटर रोग भी होता है आपका, ठीक है, ग्वाइटर रोग भी होता है दोस्तों आपका आयोडीन की कमी से। घेंघा रोग भी होता है। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा आपको विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करता है? तो अगर आपको विटामिन सी की कमी है तो आपको क्या खाना चाहिए? तो आपको दोस्तों खट्टे फल खाना चाहिए, जैसे कि नींबू है, संतरा है, अनानास है ना, आंवला है। तो और सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी होता है वो किस में होता है भाई साहब? तो वो है आपका आंवला, है ना। आंवला जो होता है ना, छोटा छोटा एकदम, है ना जी। तो वो अभी आंवला ठंडे के दिन में ज़्यादा मिलता है। आंवला खाइए, विटामिन सी आपको मिलेगा। आंवला खाने से आपका बाल भी नहीं झड़ेगा, बाल भी तंदुरुस्त रहेगा आपका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खट्टे फल, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना। विटामिन सी की आपूर्ति प्रदान करता है खट्टे फल, है ना। विटामिन ए की कमी अगर है आपको तो विटामिन ए कहाँ से मिलेगा? तो ये मिलेगा गाजर और हरी सब्जी से। विटामिन बी कहाँ से मिलेगा? तो बी मिलेगा बीज से, है ना। बीज जैसे कि आपका मूंग है, चना है, गेहूं है ना। तो इसको जो आप अकुरा करके खाते हैं ना जी, उससे मिलेगा आपको विटामिन बी। अंडा है, हरी सब्जी है, तो इससे आपको विटामिन बी मिलेगा। विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? तो डी मिलेगा दोस्तों सूर्य के प्रकाश से, है ना। सूर्य के प्रकाश, वो भी सुबह वाला, तो वहां से आपको मिल जाएगा विटामिन डी। विटामिन ई कहाँ से मिलेगा? तो विटामिन ई मिलेगा दोस्तों वनस्पति तेल, अनाज और बादाम से। विटामिन B12 कहाँ से मिलेगा? तो विटामिन B12 के लिए आपको मछली खाना पड़ेगा, मांस खाना पड़ेगा, दूध और अंडे, है ना, यानी कि नॉनवेज खाना होगा, तो यहाँ पर विटामिन B12 आपको ज़्यादा मिलेगा। ऐसा नहीं कि और चीज़ में नहीं है, और चीज़ों में भी है, लेकिन ये सब चीज़ों में ज़्यादा है जो मैंने अभी आपको बताया। अगला प्रश्न चलते हैं। 12 नंबर है कि विद्युत धारा खाली स्थान के प्रवाह की दर है दोस्तों। विद्युत धारा जो है ये किसके प्रवाह की दर है? तो आवेश के प्रवाह, है ना, यानी कि विद्युत आवेश हो जाएगा, विद्युत धारा जो हो जाएगा विद्युत आवेश के प्रवाह की दर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, चलिए भाई साहब, विद्युत धारा की इकाई क्या होता है बताइए तो सभी लोग। विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? तो विद्युत धारा की इकाई होता है एम्पियर। क्या होता है भाई साहब? एम्पियर होता है विद्युत धारा का इकाई, है ना जी, याद रखिएगा एम्पियर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13 नंबर। प्रश्न है कि जब ध्वनि, है ना, जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत
ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है। ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत जो है ध्वनि के चाल से दोस्तों अधिक गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है, और इस आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। उसको क्या कहते हैं तेज ध्वनि को? तो उसको कहा जाता है सोनिक बूम। उसको क्या कहते हैं? सोनिक बूम कहा जाता है आपका दोस्तों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, सोनिक बूम इसको कहते हैं। चलिए अगला जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल सब्जी नहीं है? मूल मतलब रूट, रूट मने जड़, है ना, रूट मने जड़, ROOT। तो जड़ सब्जी कौन सा नहीं है दोस्तों? तो गाजर तो जड़ है ना, सलजम भी जड़ है और मूली भी जड़ है। टमाटर दोस्तों यहाँ पर जड़ सब्जी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जैसे कि गाजर है, सलजम है, मूली है, ये सभी क्या है? तो जड़ सब्जियां, इसका जड़ हम लोग खाते हैं, है ना। टमाटर है, कद्दू है, भिंडी है, तो इसका हम लोग फल खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसका हम लोग क्या खाते हैं? टमाटर जैसे है, टमाटर फलता ना तो फल हो गया, कद्दू भी फलता है तो ये फल हो गया, भिंडी भी फलता है ये भी फल हो गया आपका, ठीक है। तो इसका हम लोग फल खाते हैं। अब जैसे पालक है, धनिया है, आपका पत्ता गोभी है, तो इसका हम लोग क्या खाते हैं? पत्ता खाते हैं, है ना। अब जैसे आलू है, अदरक है, हल्दी है, तो इसका हम लोग क्या खाते हैं? तो आलू का जड़ नहीं खाते हैं, आलू का तना खाते हैं, ठीक है। तो आलू, अदरक, हल्दी ये तना खाते हैं इसका, ठीक है। तो ये तना है, जड़ है, पत्ता है, फल है, ये सभी सवाल आपको एक आध बार आपको पूछ लिया जाता है, आपको ये छांटने के लिए आना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, तो CH3, CH3, CH2, OH का IUPAC नाम क्या होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। CH3, अच्छा CH3, CH2OH, हाँ, इसका IUPAC नाम क्या होगा? ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा दोस्तों? इसका IUPAC नाम होगा, आपको ऑप्शन दिया गया है, ब्यूटेनॉल, इथेनॉल, मेथेनॉल या प्रोपेनॉल। तो आपका दोस्तों 15 का आंसर क्या होगा? आंसर नंबर इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। कह रहा है कि जब किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने को क्या कहते हैं? है ना, किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने को क्या कहा जाता है? 16 का आंसर क्या होगा? इसको कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं इसको? विसरण कहते हैं इसको। ऑप्शन हो जाएगा आपका विसरण। विसरण से समांग मिश्रण बनता है, ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे तीव्र गति से विसरण गैस में होता है और सबसे धीमी गति से विसरण ठोस में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठंडा होने पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है, ठीक है जी। ये संघनन का आप समझ गए, संघनन क्या होता है? तो ठंडा होने पर वाष्प का द्रव में बदलना ही कहलाता है संघनन। और वाष्पीकरण किसे कहते हैं? तो गर्म करने पर द्रव्य का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। गर्म आप पानी गर्म करते हैं, है ना, तो क्या होता है? धीरे धीरे करके वो उड़ जाता है पानी, तो क्या हुआ? वो वाष्पीकरण न हो गया भाइयों। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, विसरण। अगला है कि नींबू का रस खट्टा होता है। नींबू खाए हैं तो कैसा लगता है? खट्टा एकदम, है ना। तो क्यों खट्टा होता है ना? खनिज है, क्षार है, अम्ल है या लवण है? तो ये अम्ल के वजह से क्या होता है? खट्टा होता है, यानी कि नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें अम्ल है। और कौन सा अम्ल है? तो नींबू में दोस्तों आपका कौन सा अम्ल है? सिट्रिक अम्ल है जी, याद रखिएगा, ये सवाल कई बार आया है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और अम्ल का pH मान कितना होता है? तो अम्ल का pH मान जो होगा वो 7 से कम होगा, ठीक है। अम्ल का 7 से कम होगा और जो क्षार होगा, हाँ, जो क्षारीय होगा उसका 7 से ज़्यादा होता है। ये आप ध्यान रखना है आपका, ठीक है ना। तो और जिसका 7 होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं, ठीक है। जिसका pH वैल्यू 7 होता है उसको उदासीन कहते हैं। ये सभी चीज आपका कंप्लीट हो गया। सिरका में क्या होता है दोस्तों? तो सिरका में होता है आपका एसिटिक अम्ल,
है ना, एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर कि पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल कौन सी है ना, हमारी पृथ्वी ये है। और पृथ्वी के सबसे निकटतम जो वायुमंडल है इसको कहते हैं आपका क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, ऐसे लिखाएगा, है ना, ये हो जाएगा क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर, ठीक है। क्षोभ मंडल के ऊपर है दोस्तों समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल और उसके ऊपर बहिर्मंडल। ये टोटल 5 मंडल है, 1 2 3 4 5, ये पांचों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 18 का आंसर क्या हो गया आपका? क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण मंडल दोस्तों यही है आपका क्षोभ मंडल, जिसमें प्रकृति की सारी घटनाएं होती है, ओलावृष्टि, आंधी तूफान, बारिश, बूंदाबांदी, जो भी होता है सारे चीज यहीं पर होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हवाई जहाज उड़ते हैं दोस्तों वो किस मंडल में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं, नोट कर लेना है। ओजोन परत जो आपको पाया जाता है ना, जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको ओजोन परत क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। तो ये ओजोन परत किस मंडल में है? तो ये भी समताप मंडल में ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए भाई साहब, अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। और उल्का पिंड संबंधी घटनाएं कहाँ होती है? क्वेश्चन पूछता है मंडल में, उल्का पिंड संबंधी घटनाएं मध्य मंडल में होता है, ठीक है। मध्य मंडल में उल्का पिंड संबंधी घटनाएं होती है। और जो हम लोग कृत्रिम उपग्रह जो छोड़ते हैं दोस्तों वो किस मंडल में? तो वो आयन मंडल में, है ना। कृत्रिम उपग्रह जो छोड़ते हैं हम लोग, प्रक्षेपित करते हैं, वो आयन मंडल में प्रक्षेपित करते हैं, याद रखना है। और इसके ऊपर जो है मंडल है वो है बहिर्मंडल, और उसके ऊपर खुला आसमान है आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर हो गया। 19 नंबर चलिए, है ना। 19 नंबर है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग है वो है आपका यकृत। जी हाँ, वो क्या है? यकृत है ना। यकृत को जिगर भी कहते हैं, कलेजा भी कहते हैं। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या है दोस्तों? ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ये क्या है? तो ग्रंथि है ना। यकृत से ही दोस्तों पित्त रस का निर्माण होता है, ध्यान रखना है, यकृत से ही, है ना। चलिए हृदय, है ना, जो हमारा हृदय है, हमारा जो दिल है ना, तो हृदय क्या है? तो हृदय जो एक पेशीय अंग है जो शरीर में रक्त परिसंचरण में हमें मदद करता है। हमारा जो वृक्क है यानी कि जो गुर्दा है ना, इसका क्या काम है? तो वृक्क का या गुर्दा जो है दोस्तों ये मूत्र उत्पादन करता है, यानी कि हमारे शरीर से फिल्टर करता है पानी को और बाहर निकालता है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यकृत के अध्ययन को कहते हैं हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी कहते हैं यकृत के अध्ययन को, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, हेपेटोलॉजी कहा जाता है ना जी। चलिए यकृत दोस्तों एक ऐसा अंग है जो बड़ी मात्रा में वसा संग्रहित करता है। तो क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर का वो कौन सा अंग है सबसे ज्यादा वसा को संग्रहित करता है? वो हमारा है यकृत। हम चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। गन्ना, तो गन्ना तो सब लोग आपका ये सब चखे ही होंगे, है ना, गन्ना, है ना। तो गन्ना में क्या पाया जाता है ना? गन्ना जो जब हम लोग, है ना, तो उसमें क्या पाया जाता है? क्या होगा गन्ना में? गन्ना में पाया जाता है दोस्तों आपका, ऑप्शन में आपको और दिखा दूं, देखिए ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो गन्ना में होता है आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है दोस्तों, फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। गन्ना में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है ना, ये आपको याद रखना है। गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है ना। सबसे अधिक गन्ना कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है कि बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? बेरी बेरी दोस्तों एक रोग है आपका, है ना, और ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है आपको बेरी बेरी, है ना। विटामिन B1 की कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो मैंने बता चुका हूँ, रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया, है ना, विटामिन ए की कमी से। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है जी? तो बेरी बेरी मैंने अभी बता दिया।
विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, तो विटामिन B2 की कमी से होता है ग्लासिटिक रोग या फिर डर्मेटोसिस रोग होता है। विटामिन C की कमी से क्या होता है, तो स्कर्वी रोग और मसूड़ों का फूल जाना होता है, ठीक है। विटामिन D की कमी से क्या होता है, तो रिकेट्स रोग यानी कि शरीर का सूखा पड़ जाना। विटामिन E की कमी से क्या होता है, तो प्रजनन शक्ति में कमी हो जाती है। विटामिन K की कमी से क्या होता है, तो रक्त जो आपका बहता है वो बहता ही रह जाएगा, वो बंद नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से आपका सारा रिवीजन होते चल जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है ना, बहुत मेहनत किया जाता है आप सभी के लिए दोस्तों, है ना। तो एक लाइक क्यों नहीं करते आप लोग, प्लीज 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 मेरे प्यारे भाइयों बहनों लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न है 22 नंबर कि दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। जो दंत चिकित्सक होते हैं, है ना, जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं, वो दांत को देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, तो वो करेंगे आपके अवतल दर्पण, है ना। जैसे दांत का डॉक्टर हो गया, जो आप सैलून में दाढ़ी बनाते हैं वहाँ जो उपयोग किया जाता है, ये सारे आपको अवतल दर्पण ही उपयोग किया जाता है आपका, ठीक है जी। चलिए, दांत है, आँख है, कान है, नाक है, तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए ना अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। दाढ़ी बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। हम चलते हैं, अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। यौवन नहीं, यौवन तक, है ना, यौवन तक सक्रिय रहता है यानी कि आपके जवानी तक। जी हाँ दोस्तों, तो आपके जवानी तक कौन सा जो ग्रंथि है वो सक्रिय रहता है ना। पिनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या फिर अधचेतक ग्रंथि। तो इसका क्या होगा, तो इसको कहते हैं थाइमस ग्रंथि। थाइमस जो ग्रंथि है दोस्तों केवल यौवन तक ही सक्रिय रहता है, और थाइमस ग्रंथि वक्ष में हृदय से आगे स्थित होता है। ये थाइमस ग्रंथि आपका, थाइमस ग्रंथि जो होता है केवल यौवन तक सक्रिय होता है, ये वृद्धावस्था में ये लुप्त हो जाता है आपका, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा थाइमस। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है। ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है, तो आंसर क्या होगा। ध्वनि तरंगों का अभिलक्षण जो नहीं है दोस्तों, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय, है ना। विद्युत चुंबकीय ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए, और ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे है दोस्तों, तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे है। डेसिबल से हम लोग ध्वनि का स्तर मापते हैं, है ना। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यानी कि WTO के द्वारा 45, है ना, 45 आपको याद रखना है, 45 डेसिबल ध्वनि को मनुष्य के लिए सुरक्षित बताया गया है। अगर 45 डेसिबल से ज़्यादा अगर आप सुन रहे हैं तो आपके कान के लिए दोस्तों ये हानिकारक हो सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को B2 के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B2, जी हाँ, तो विटामिन B1 तो मैंने बताया, B2 भी कई बार बताए, B12 भी बताए, सारे विटामिन आप लोग को कई बार बता दिए। तो बताइए विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है। राइबोफ्लोविन जो होता है दोस्तों विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है ना। तो याद रखिएगा विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, है ना। और इसकी कमी से क्या होता है, अगर विटामिन B2 की अगर आपके शरीर में कमी है तो इसके कमी से जो होगा वो शारीरिक भार में कमी आ जाता है, ओठ हो गया, जिह्वा हो गया, त्वचा में रूखापन आ जाता है, ठीक है, विटामिन B2 की कमी से। चलिए, तो अगला प्रश्न है आपका विटामिन हो गया मूसा पाराडीसियाका, है ना, बहुत टेढ़ा टेढ़ा नाम है आपका, है ना। तो मूसा पाराडीसियाका का सामान्य प्रचलित नाम पूछ रहा है आपका दोस्तों, है ना। मूसा पाराडीसियाका का सामान्य प्रचलित नाम क्या है ये पूछ रहा है, यानी कि दोस्तों वो कौन सा फल है जिसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ रहा है ना। वैज्ञानिक नाम काफ़ी टेढ़ा होता है, ठीक है। जैसे कि मूसा पाराडीसियाका जो है किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये केला का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है, केला का आपका, है ना। कितना आसान था आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना, केला। तरबूज का वास्तविक नाम क्या है, तो तरबूज का वास्तविक नाम है सिट्रिलस लाइनेट्स आपका, ठीक है, सिट्रिलस लाइनेट्स है। सेब का वनस्पतिक नाम क्या है दोस्तों, तो मैलस प्यूमिला। अमरूद का वास्तविक नाम सीडियस
गुआ जावा, है ना, सीडियस गुआ जावा है आपका। तो नाम ये टेढ़ा टेढ़ा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो अंग है वो मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है? तो मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है दोस्तों आइरिस। ये आइरिस याद रखिएगा, परितारिका आइरिस जो है ये मानव नेत्र की परिसंरचना से संबंधित है आपका। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 28 नंबर, कि खेतों में घूमने वाले, खेतों में घूमने नहीं घुलने होगा यहाँ पर, है ना, खेतों में घुलने वाले, है ना, खेतों में घुलने वाले रसायनों की अत्यधिक मात्रा फलने फूलने के लिए पोषक तत्व किस रूप में कार्य करती है दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है। तो ये करती है शैवाल के रूप में कार्य, है ना। किस रूप में कार्य करती है? शैवाल के रूप में ये कार्य करती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 29, की कॉलरा जो रोग होता है ये किससे होता है? कॉलेरा रोग जो होता है दोस्तों ये होता है आपका किससे? तो बैक्टीरिया से। किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है कॉलरा रोग, याद रखना है, बैक्टीरिया से, है ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? बताइए। पुरुष में दोस्तों प्राथमिक यौन अंग आपसे पूछ रहा है, तो प्राथमिक यौन अंग होता है वृषण, है ना। पुरुष में प्राथमिक यौन रंग जो होता है वो होता है वृषण। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आपका, ठीक है। मानव क्या है? तो एक लिंगी प्राणी है, ये जरायुज होते हैं आपका, है ना। मादा में जो जनन अंग होता है वो 12 से 13 वर्ष की आयु में, और नर में जो होता है 15 से 18 वर्ष की आयु में क्रियाशील हो जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 31 नंबर, कह रहा है कि वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वो क्या है? वो शैवाल कौन सा है जिसका अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं? वो शैवाल है आपका शैवाल नंबर क्या हो जाएगा? क्लोरेला। जी हाँ, उसको क्या कहते हैं? क्लोरेला शैवाल, जिसका अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, ठीक है। चलिए भाई साहब अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर, ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ब्रेड बनाने में किसका उपयोग करते हैं? तो ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसीज का उपयोग करते हैं। जी हाँ, सैक्रोमाइसीज का उपयोग करते हैं ब्रेड बनाने में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सैक्रोमाइसीज का उपयोग। माइक्रोसीज है, कहीं सीज लिखता है ना, तो सैक्रोमाइसीज का उपयोग किया जाता है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए ब्रेड बनाने में हम लोग ईस्ट का भी प्रयोग करते हैं, है ना, इसको फुलाने के लिए, है ना, फुलाने के लिए इसमें ईस्ट का भी प्रयोग किया जाता है, और इसमें विटामिन बी प्राप्त होता है आपका ईस्ट से, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33 नंबर। 33 नंबर है, कंट्रेल अवक्षेपण का उपयोग किया जाता है। तो कंट्रेल अवक्षेपण का उपयोग जो किया जाता है किसमें करते हैं? तो कंट्रेल अवक्षेपण का प्रयोग करते हैं, उपयोग जो है धातु से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में किया जाता है ना। तो धातु से कार्बन कणों को अवशोषित करने में ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, चलिएगा फटाफट जवाब देते चलिएगा। प्रश्न है कि जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जल के पोषण समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों आपका सुपोषण। क्या कहते हैं जी? सुपोषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आपका, ठीक है, सुपोषण। नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि कांच, है ना, सॉरी अक्रिस्टलीय कौन सा है? देखिए मैंने पहले आंसर ही बता दिया आपको, अक्रिस्टलीय कौन सा है? तो अक्रिस्टलीय निम्नलिखित में से कौन सा है जी? तो ये हो जाएगा कांच। आपका हमें पहले निकल गया आंसर, है ना। कांच जो होता है दोस्तों ये अक्रिस्टलीय होता है आपका, ठीक है। इसको अशीतित द्रव्य भी कहा जाता है, ठीक है, अतिशीतित द्रव्य, है ना, अतिशीतित द्रव्य भी कहा जाता है आपको कांच को, याद रखिएगा, सुपर कोल्डेड लिक्विड आपका, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न चले। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36 नंबर। 36 नंबर कह रहा है कि कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित करें, है ना। कणों के बीच आकर्षण बल को बढ़ते क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। कौन सा यहाँ पर आंसर होने वाला है? बताइए जल्दी से। तो आंसर हो जाएगा आपका
शर्करा, दूध, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, शर्करा, दूध, शर्करा, हाइड्रोजन, दूध, हाइड्रोजन, शर्करा, दूध। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, यानी कि हाइड्रोजन, उसके बाद दूध, उसके बाद शर्करा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37 कि अपच में उपचार, है ना। अगर आपको अपच हो गया है तो इसके उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार के दवाओं का उपयोग किया जाता है ना। तो किस प्रकार का करेंगे, दर्दनाशक। भाई साहब जब अपच होगा तो दर्दनाशक क्यों करेंगे, है ना। दर्दनाशक तो हम लोग दर्द में करेंगे, ठीक है ना। तो इसको करते हैं दोस्तों अम्लनाशक, है ना। जब अपच हो जाए तो अम्लनाशक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। 38 कह रहा है कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखता है, ठंडा के दिन में हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं, है ना। और इसको पहनने से हम क्या रखता है, हमारा शरीर गर्म रहता है। ऊन के उष्मारोधी होने का कारण क्या है ना। तो ऊन के उष्मारोधी होने का क्या कारण है, तो ऑप्शन पढ़िए फटाफट, इसका जवाब दीजिए आप लोग। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं वायु जो है उष्मारोधी है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, बी नंबर आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर। कह रहा है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा है ना। तो मधुमक्खी पालन करने का जो सर्वोत्तम समय है बिहार के लोगों के लिए दोस्तों वो हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर तक, है ना। अक्टूबर से दिसंबर तक यहाँ मधुमक्खी पालन करने के लिए अच्छा मतलब मौसम होता है आपका। ठीक है, सर्वोत्तम समय होता है आपका। और मधुमक्खी पालन के लिए एपी कल्चर को कहते हैं मधुमक्खी पालन, याद रखना है आपका, है ना। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। रबी की फसल को भी हम लोग अक्टूबर नवंबर महीने में हम लोग बोते हैं और आपका मार्च अप्रैल में इसको काट लेते हैं आपका। अगला प्रश्न है 40 नंबर कि मानव पोषक के संदर्भ में स्वांगीकरण का क्या अर्थ है। मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का क्या अर्थ है, ये आपको ये बताना है दोस्तों। बताइए क्या होगा आंसर, है ना। 40 का आंसर क्या हो जाएगा, मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए आपको दिख रहा था, ऑप्शन बी और सी में आपको दिखा दूं, ये रहा ऑप्शन आप बी और सी आपका। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि बचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोगी होना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ से हो जाएगा। हम चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर। प्रश्न है कि प्रति वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रति वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हम लोग मनाते हैं कब, तो वो है आपको 15 मार्च को। ठीक है, 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो प्रति वर्ष विश्व अगर पूछे विश्व उपभोक्ता तो 15 मार्च है। अगर पूछे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं तो बताइए कमेंट करके। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 24 दिसंबर, है ना। 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर राष्ट्रीय वाला, और विश्व वाला 15 मार्च। 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं, मूर्ख दिवस, है ना। 23 अक्टूबर को क्या मनाते हैं तो राष्ट्रीय तिल दिवस। 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं तो विश्व मृदा दिवस, है ना। और 11 दिसंबर को क्या मनाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा अब पैसा हो गया है। नया पैसा पैसा कब हो गया। देखिए मुद्रा का दशमलव प्रणाली के साथ दोस्तों प्रचलित जो नया पैसा था, है ना, तो 1 जून 1964 से ये पैसा हो गया। ठीक है, 1 जून 1961 नहीं 64 कर लीजिएगा, है ना। 1 जून 1964 से आपका ये पैसा हो गया था। ठीक है, चलिए। और भारत में दोस्तों दशमलव प्रणाली जो प्रचलन में आया था ये 1 अप्रैल 1957 से आया था आपका। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और 1 रुपये का सिक्का, है ना, जो 1 रुपये का सिक्का है ये कब से प्रचलन में आया था तो ये 1962 में प्रचलन में आया था 1 रुपये का सिक्का। अगला प्रश्न है 43 नंबर, सिटी ऑफ रैट्स। जी हाँ, काफी अच्छा प्रश्न है। सिटी ऑफ रैट्स किसको कहते हैं, है ना, चूहों का शहर। तो चूहों का शहर किसको कहते हैं, मैक्सिको सिटी को, है ना। मैक्सिको सिटी को कहते हैं चूहों का शहर, सिटी ऑफ रैट्स कहा जाता है। मैक्सिको उत्तर अमेरिका में स्थित है दोस्तों, है ना। और मैक्सिको की राजधानी कहाँ है
तो मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है ना, मैक्सिको सिटी है इसकी राजधानी। मैक्सिको की चिली की राजधानी कहाँ है? चिली की राजधानी है सेंटियागो। तो सेंटियागो जो है दोस्तों ये आपको चिली की राजधानी है, ठीक है, चिली की राजधानी है सेंटियागो, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए भाई साहब, और शिकागो प्रश्न है आपका, शिकागो शहर को विंडो सिटी कहते हैं, शिकागो को क्या कहते हैं? विंडो सिटी, है ना, विंडो सिटी कहा जाता है शिकागो को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हवाना, तो हवाना दोस्तों ये क्यूबा देश की राजधानी है। हवाना किसकी राजधानी है? तो क्यूबा की राजधानी है, आपको हवाना याद रखिएगा। अगला है आपका पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? देखिए पोस्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं किसमें? तो गोल्फ में, है ना, पोस्ट का प्रयोग किसमें करते हैं? गोल्फ में किया जाता है पोस्ट का प्रयोग दोस्तों आपका, ठीक है। और भी बहुत सारा जो खेल है उसमें बहुत सारा शब्दों का उपयोग करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न चलते हैं हम 45 नंबर कि लॉफर वक्र संबंध दर्शाता है। तो लॉफर वक्र जो संबंध दर्शाता है दोस्तों ये आपको कर दर और राजस्व से संबंधित आपका, है ना, कर दर और राजस्व से संबंधित दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नाबार्ड की स्थापना जो होती है ये होती है आपको 1982 ईस्वी में, है ना। पूरा डेट क्या है इसका? तो 12 जुलाई, है ना, 12 जुलाई 1982 को होती है नाबार्ड की स्थापना, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, याद कर लीजिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, ठीक है। सैंतालीस नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था दोस्तों? बताइए 47 का आंसर क्या होगा? तो दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के समय मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आपका ये हुआ था, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही कौन आया था? मोरक्को का यात्री इब्न बतूता, है ना। चलिए इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखा था आपका, अपना यात्रा वृत्तांत था रेहला। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो नील नदी तो दोस्तों अफ्रीका में है, नाइजर नदी भी अफ्रीका में है, ऑरेंज नदी भी है। अमेजन नदी अफ्रीका में नहीं है, तो अमेजन कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है अमेजन नदी आपका, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो एंडीज पर्वत से इसका उद्गम होता है। और इसका मुहाना कहाँ है? तो आपका अटलांटिक महासागर में है, ठीक है, याद रखना है। एक प्रश्न है दोस्तों कि अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है मेडिरा, है ना, मेडिरा जो है अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ध्यान में रखना है। अगला है 49 नंबर प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। पीडीएफ लेने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 78 57 82 43 10, ठीक है। साइंस का और यहाँ पर दोस्तों आपका आर्ट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये रहा सेशन, है ना, 7857824310, ठीक है। आप इस पे हमें जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप में, यहाँ 499 अभी चार्ज है पीडीएफ और नोट्स का लिए, है ना। यहाँ पर लाइव क्लास भी मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा, कोई मंथली चार्ज नहीं है, ठीक है। इसी नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से आपको पे करके इसी नंबर व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है, जहां आपको दोस्तों व्हाट्सएप में जोड़ दिया जाएगा और सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। हम चलते हैं, अगला प्रश्न है 49। आइसोहाइट रेखा का संबंध किससे है? आइसोहाइट कई बार पूछा गया है। आइसोहाइट यानी कि वर्षा की समान मात्रा वाला, है ना, वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को ही कहते हैं आइसोहाइट रेखा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइसोहाइट। आइसोबाथ किसको कहते हैं? तो आइसोबाथ कहा जाता है समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबाथ कहते हैं। आइसोहेलाइन किसको कहते हैं? तो समुद्र जल में लवणता की समान मात्रा को दर्शाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। और आइसोथर्म किसको कहते हैं? तो समान तापमान वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोथर्म कहते हैं। ये सारे आपको याद रखना है, आइसोथर्म, आइसोहेलाइन, आइसोबाथ, आइसोहाइट, ठीक है, ये पूछा जाएगा दोस्तों आपको एग्जाम में। अगला प्रश्न है 50 नंबर।
चेचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह था? चेचू जनजाति। चेचू जनजाति जो हुआ था दोस्तों, ये भारत के दक्षिण भारत में हुआ था दोस्तों, आंध्र प्रदेश का ये जनजाति विद्रोह था आपका। ठीक है, कहाँ का था? आंध्र प्रदेश का था। तो आंध्र प्रदेश कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए तो ये रहा दोस्तों आज का टेस्ट। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना है ना। अच्छा लगा हो तो एक लाइक करते चाहिएगा जाते जाते। और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। जो लोग पेड किए हैं तो पेड वाले ग्रुप में मिलेगा इसका पीडीएफ, है ना। मात्र 499 इसका चार्ज है ना। ये वन टाइम आपको, ये नंबर भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है ना। आपको व्हाट्सएप नंबर भी है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर भी है। और आपका इसी नंबर पे करके आपको व्हाट्सएप पर भेज देना है, जहां आपको जोड़ दिया जाएगा। आप किसी भी नंबर से पे कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, साइबर कैफे से कर सकते हैं, है ना। कहीं से भी करके आप हमें अपने नंबर से, है ना, जो भी आपका व्हाट्सएप होगा उससे हमको स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ताकि पता चल सके कि आपने पेमेंट कर दिया है। और उसके बाद फिर हम आपको जोड़ देंगे। जब भी पेमेंट करें तो तुरंत आप व्हाट्सएप करें, ताकि पता चल सके तुरंत। ठीक है, तभी आपको फिर जोड़ा जाएगा। फिर बाद में दिक्कत हो जाता है, ऐसे जोड़ दिया जाएगा बाद में भी, लेकिन दिक्कत हो जाता है, उसको मिलाना पड़ता है इधर उधर से, है ना जी। क्योंकि बहुत सारे लोग पेमेंट करते रहते हैं तो कंफ्यूजन होता है ना, कौन आपका है कौन किसका है। इसीलिए तुरंत पेमेंट करके आप भेज दिया कीजिए। कोई मंथली चार्ज आपको इसमें नहीं लगेगा, बस एक ही बार इसमें आपको 499 का पे करना पड़ेगा। चलिए तो कैसा लगा जी बताना है। और तैयारी में आप लोग लगे रहिए, जोर शोर से तैयारी करते रहिए। किसी प्रकार की समस्या हो तो बताया कीजिए। ठीक है, चलिए तो आज इतना रहने देते हैं, फिर रात में मिलते हैं दोस्तों। रात में भी आपकी हिस्ट्री वाली क्लास होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।